हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने जेम्स जीन्स का टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया है और हमने कहा था इसका सेकंड पार्ट आएगा मॉडिफिकेशन ऑफ जेम्स जीन्स का जो टाइडल हाइपोथेसिस है वो मॉडिफिकेशन किसने किया है, जेफरीज ने किया है। तो उसके बारे में मेनली आज हम डिस्कस करेंगे एंड जेम्स जीन्स का जो टाइडल हाइपोथेसिस है उसके फेवर में एंड ऑपोजिट में क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट हम जेम्स जीन्स का जो हाइपोथेसिस है उसका जो क्रिटिसिज्म है वो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। पहले है एविडेंस इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के फेवर में क्या क्या एविडेंस है। एट फर्स्ट, tidal hypothesis not only explain the origin of the solar system and the earth but successfully attempt to solve the shape, साइज एंड पिक्यूलियर मोशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं किया है, इसके अंदर शेप, साइज एंड मोशन जो है सोलर सिस्टम का सब कुछ है इसके अंदर। शेप एंड ऑर्डरिंग ऑफ प्लैनेट्स, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है एंड क्या क्या चीज यहाँ से ठीक ठाक निकला। द अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट फॉर्म्ड of the filament clearly matches with the present planetary arrangement of our solar system। तो उन्होंने जो कहा था जेम्स जीन्स ने, फिलामेंट से जैसे प्लैनेट का ओरिजिन होता है एंड वो कैसे रहता है, बीच में रहता है, फिलामेंट के बीच में रहता है बड़ा साइज का जो प्लैनेट है वो, एंड दोनों साइड में धीरे धीरे छोटा साइज का जो प्लैनेट है वो रहता है। तो वो जो फॉर्मेशन के बारे में जेम्स जीन्स ने कहा था, तो प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट तो मैच करता है उसके साथ। तो ये तो उन्होंने ठीक ठाक ही कहा था। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द सन, द साइज ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस अप टू जुपिटर। तो सन से अगर हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे प्लैनेट का साइज इंक्रीज हो रहा है, कहां तक, जुपिटर तक, जो बिगेस्ट प्लैनेट है, एंड वो सेंट्रल पोर्शन में सिचुएटेड है जुपिटर, एंड सन से धीरे धीरे बड़ा होते होते जो प्लैनेट है वो जा रहा है। तो जुपिटर से अगर हम देखेंगे सन तक, इधर धीरे धीरे प्लैनेट का साइज जो है डिक्रीज कर रहा है। साइज ऑफ द प्लैनेट आफ्टर जुपिटर अगेन डिक्रीजेस टिल प्लूटो। ठीक है, तो जुपिटर से अगर हम देखेंगे तो प्लूटो तक, लास्ट तक इसका जो साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बीच में है जुपिटर एंड धीरे धीरे उसके बाद भी साइज कम हो रहा है, एंड पहले भी छोटे से मतलब जो स्मॉल प्लैनेट से वो से धीरे धीरे प्लैनेट का साइज बढ़ रहा है, एंड जुपिटर से अगर हम लास्ट तक देखेंगे धीरे धीरे प्लैनेट का साइज कम हो रहा है। तो ऐसे ही कहा था जो जेम्स जीन्स है वो के फिलामेंट के बीच में रहता है बड़ा साइज का जो प्लैनेट है वो, एंड धीरे धीरे लास्ट तक, एंड तक साइज धीरे धीरे कम होता है। तो सेम अरेंजमेंट हम अगर प्रेजेंट डे में देखेंगे सोलर सिस्टम का तो सेम है। ही प्रोपाउंडेड द हाइपोथेसिस बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्लूटो। तो प्लूटो डिस्कवर होने से पहले ही उन्होंने अपना जो हाइपोथेसिस है वो दिया था। तो उनका जो हाइपोथेसिस है उसके बाद प्लूटो का डिस्कवर हुआ है, एंड प्लूटो साइज में छोटा ही निकला है। तो उन्होंने जो कहा था मतलब उनका जो हाइपोथेसिस था वो सेम ही है। तो लास्ट में जाके वो है स्मॉलेस्ट साइज में, एंड वो एक्सट्रीम एंड में सिचुएटेड है। तो ये भी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही हुआ है, मतलब ये हाइपोथेसिस जो है ये सिग्निफिकेंट है। तो हाइपोथेसिस के बाद भी जो प्लैनेट हो रहा है, जैसे प्लूटो डिस्कवर हुआ है, वो भी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही उनका शेप एंड साइज सिचुएटेड है यहाँ पे। तो शेप एंड साइज के बारे में उन्होंने जो कहा था तो वो अपना जो अभी का जो प्रेजेंट डे सोलर सिस्टम है उसके साथ मैच हो रहा है। तो ये एक उनके फेवर में है एविडेंस। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस इफ ए प्लैनेट हैज सेवरल सैटेलाइट, तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, कोई एक प्लैनेट का अगर बहुत सारा सैटेलाइट होता है, द बिगेस्ट सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन द मिडिल एंड द स्मॉलर वन एंड प्लेस्ड एट द एंड। द अरेंजमेंट ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न कन्फर्म द अबव फैक्ट। तो उन्होंने क्या कहा था अपने हाइपोथेसिस में, अगर कोई एक प्लैनेट का बहुत ज्यादा
सैटेलाइट होता है, तो जो सैटेलाइट का साइज बड़ा है वो मिडिल में रहेगा एंड जो छोटा है वो धीरे धीरे एंड में रहेगा। तो जुपिटर एंड सैटर्न इसका सैटेलाइट ज्यादा है, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट का फॉर्मेशन है एंड जो अरेंजमेंट है वो सेम उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है। मतलब बिगेस्ट सैटेलाइट है बीच में एंड स्मॉलर सैटेलाइट है एंड में। तो ये भी उनके हाइपोथेसिस के फेवर में है। नंबर एंड साइज ऑफ सैटेलाइट, तो अकॉर्डिंग ऑफ हाइपोथेसिस बिगेस्ट प्लैनेट टूल्स लॉन्गर टाइम फॉर कूलिंग एंड लार्जर नंबर ऑफ सैटेलाइट फॉर्म। उन्होंने क्या कहा था, बिगेस्ट जो प्लैनेट है वो कूल होने में, कंडेंस्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे फॉर्म होता है। एंड स्मॉलर प्लैनेट क्या होता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है, तो यहाँ पे सैटेलाइट फॉर्म नहीं होता है। एंड कुछ fewer number of satellite were formed from medium sized planet। जो मीडियम साइज प्लैनेट उसको ठंडा होने में कूलिंग के लिए बहुत कम भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगता है, तो इसकी वजह से फ्यूअर नंबर ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे होता है। तो स्मॉलर प्लैनेट जो है वहां पे सैटेलाइट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम में ये कूल्ड हो जाता है इसलिए। तो ये था उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो द एग्जिस्टिंग प्लैनेटरी अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम कन्फर्म द अबव फैक्ट। तो अभी का जो प्लैनेटरी अरेंजमेंट है वो इस फैक्ट के साथ मिलता है। जुपिटर एंड सैटर्न बिगेस्ट प्लैनेट है, 14 एंड 15 सैटेलाइट है, इसका बड़ा प्लैनेट है, मतलब ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लिया है, तो सैटेलाइट भी यहाँ पे ज्यादा बना है। मरकरी, वेनस, प्लूटो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इसको ठंडा होने में, कूल होने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगा है, तो इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ये प्रेजेंट डे का जो अरेंजमेंट है सोलर सिस्टम का इसके साथ मिलता है। नेक्स्ट क्या है, रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लैनेट एग्जिस्ट। तो प्लैनेट का जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, ये सब एक्सिस के ऊपर जो होता है, ये सब के लिए क्या कहा था। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस द प्लैनेट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द फिलामेंट। फिलामेंट से बना है, हाइपोथेसिस में हमने डिस्कस किया है ये। तो ये फिलामेंट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। In our present day solar system, all the planets are revolving around the sun in the same direction and also in the same orbit plane। तो उन्होंने क्या कहा था, फिलामेंट जिससे प्लैनेट बना है वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट डे में भी अगर हम देखेंगे तो सभी जो प्लैनेट है वो भी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। He also proposed through rotation motion of the planet should also be in the same direction। तो रोटेशन का जो मोशन है वो भी सेम डायरेक्शन में है, उन्होंने ये कहा था। Except Venus and Uranus, all the planets of the present solar system rotate on their axis in the same direction as their revolution around the sun। तो except Venus and Uranus सभी अपना एक्सिस में सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है अराउंड द सन। तो हाइपोथेसिस में यही कहा गया था। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंक्लाइंड फिलामेंट शुड आल्सो बी इंक्लाइंड। तो ऑल द एक्सिस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द प्रेजेंट डे सोलर सिस्टम आर इंक्लाइंड। तो उन्होंने और भी ये कहा था इंक्लाइनेशन के बारे में, क्या जो फिलामेंट है वो एंड एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट आल्सो बी इंक्लाइंड। तो अभी का अगर सोलर सिस्टम देखेंगे तो एक्सिस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द प्रेजेंट डे सिस्टम आर आल्सो इंक्लाइंड। तो रोटेशन में, रेवोल्यूशन में एंड इंक्लाइनेशन में अगर हम देखेंगे कि सन की चारों तरफ फिलामेंट रोटेट घूमता रहता है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन उन्होंने कहा था। तो अभी का जो प्लैनेट है वो सभी सन के अराउंड घूमता है एंड रोटेशन मोशन जो है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अभी का अगर हम देखेंगे वेनस एंड यूरेनस को छोड़ के सभी का डायरेक्शन जो है सेम है। एंड इंक्लाइनेशन के बारे में क्या कहा है उन्होंने, जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट है एंड जो फिलामेंट है वो सब इंक्लाइंड होगा। तो अभी का अगर हम प्रेजेंट डे में देखेंगे तो ऑल द एक्सिस ऑफ द प्लैनेट आर इंक्लाइंड। तो अकॉर्डिंग टू टाइपल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन्स, तो ये है फिलामेंट जो सन से निकलता है स्टार का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके थ्रू, एंड ये सन के चारों तरफ घूमता रहता है एंड इधर ही प्लैनेट फॉर्म करता है। बीच में बड़ा प्लैनेट होता है एंड धीरे धीरे साइड में एंड में आके प्लैनेट का साइज कम होता है। जिस प्लैनेट का साइज ज्यादा होता है उसका सैटेलाइट भी ज्यादा होता है एंड जिस प्लैनेट का साइज स्मॉल होता है उसमें सैटेलाइट नहीं होता है। तो पूरा हाइपोथेसिस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये सब गया फेवर में, इनके हाइपोथेसिस के फेवर में जो जो
कहा गया था वो। अब हम आएंगे मॉडिफिकेशन बाय जेफरीज एंड क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेफरीज का जो मॉडिफिकेशन उन्होंने किया था वो भी क्रिटिसाइज हुआ है, तो एक साथ करके हम क्रिटिसिज्म एक साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मॉडिफिकेशन बाय जेफरीज, जेफरीज ने ये टाइडल हाइपोथेसिस जो जेम्स जीन्स ने बनाया था इसको मॉडिफाई करने के लिए बताया था, जेफरीज सजेस्ट किया था। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन के बारे में उन्होंने कहा था। हैरोल्ड जेफरीज, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, modified the original tidal hypothesis of James Jeans in 1929. 1929 में जेफरीज ने ये जो हाइपोथेसिस है, टाइडल हाइपोथेसिस है, इसको मॉडिफाई किया था। प्रेजेंटेड हिज कॉन्सेप्ट एज कॉलिशन हाइपोथेसिस एंड मॉडिफाई करके उनका जो हाइपोथेसिस का नाम उन्होंने रखा था वो क्या था, कॉलिशन हाइपोथेसिस। तो टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन्स एंड कॉलिशन हाइपोथेसिस बाय जेफरीज, जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेफरीज देयर वर 3 स्टार इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे 3 स्टार है, उन्होंने जो एज्यूम किया था वो बिफोर द ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो वो क्या क्या है, प्रिमिटिव सन, इट्स कंपेनियन स्टार एंड इंट्रूडिंग स्टार व्हिच वाज मूविंग टुवर्ड्स द कंपेनियन स्टार। तो इंट्रूडिंग स्टार कंपेनियन स्टार के चारों तरफ मूव करता है, और एक है प्रिमिटिव सन। तो 3 स्टार के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है। ड्यू टू हेड ऑन कोलिशन द कंपेनियन स्टार वाज कंप्लीटली स्मैश्ड एंड शैटर्ड। तो कोलिशन की वजह से क्या हुआ है, कंपेनियन स्टार जो है कंप्लीटली स्मैश्ड हो गया है एंड शैटर्ड, चारों तरफ घूमने लगा है। सम शैटर्ड पोर्शन वेर स्कैटर्ड इन द स्काई, स्काई में जो आसमान में क्या हो रहा है, ये स्कैटर्ड मतलब चारों तरफ वैसे ही है। रिमेनिंग डेब्रिस स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द प्रिमिटिव सन। तो जो सब डेब्रिस यहाँ पे बचा है वो प्रिमिटिव सन जो है उसके अराउंड घूमने लगा है। The impact of collision and explosion enabled the intruding star to clear itself off from the gravitational attraction of the primitive sun and gradually vanished in the universe. तो collision and explosion के impact की वजह से क्या हुआ है, इंट्रूडिंग स्टार जो है उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रिमिटिव सन से दूर जाने लगा है एंड ग्रेजुअली ये वैनिश्ड हो गया है यूनिवर्स में। The planet of our solar system were formed from the remaining debris of the companion star. उन्होंने क्या कहा था, जो companion star smashed हो गया था एंड उसका जो डेब्रिस से चारों तरफ स्कैटर्ड होके रह रहा था, तो उस डेब्रिस से ही ये प्लानेट जो है बना है जो सन की तरफ घूम रहा था। जेफरीज सजेस्टेड मॉडिफिकेशन इन द टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स विद द इंटेंशन टू रिमूव द मेजर वीक पॉइंट ऑफ द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का जो मेजर वीक पॉइंट है उसको रिमूव करने के लिए ही उन्होंने ये मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया था। तो जेफरीज के अकॉर्डिंग क्या है, कॉलिशन हाइपोथेसिस में यहाँ पे उन्होंने 3 स्टार के बारे में कहा है। एक है प्रिमिटिव सन, दूसरा है इट्स कंपेनियन स्टार एंड थर्ड है इंट्रूडिंग स्टार। कंपेनियन स्टार पहले क्या होता है, कंपेनियन स्टार कॉलिशन की वजह से पूरा स्मैश्ड हो जाता है एंड आसमान में क्या होता है, चारों तरफ स्कैटर्ड होके रहता है एंड ये जो डेब्रिस यहाँ पे रहता है वो सन के चारों तरफ घूमने लगता है, इससे ही प्लैनेट बना है। एंड इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ है, यहाँ कॉलिशन एंड एक्सप्लोशन की वजह से इंट्रूडिंग स्टार क्या हुआ है, इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगा है एंड ये ग्रेजुअली वैनिश्ड हो गया है। मतलब इंट्रूडिंग स्टार का यहाँ पे कोई काम नहीं है, कंपेनियन स्टार से ही प्लैनेट जो है बना है एंड जो कंपेनियन स्टार का जो रिमेनिंग डेब्रिस था उससे ही यहाँ पे प्लैनेट बना है। तो ये कहा है जेफरीज ने। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ है, जेम्स जीन्स का जो हाइपोथेसिस है एंड जेफरीज का हाइपोथेसिस है, दोनों का ही क्रिटिसिज्म हुआ है। तो वो क्या क्या है, टाइडल हाइपोथेसिस गॉट अ लॉन्ग टाइम पॉपुलैरिटी एंड वाइड एप्रिसिएशन। तो टाइडल हाइपोथेसिस बहुत टाइम तक एप्रिसिएशन इसको मिला है, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड ये लॉजिकल भी है एंड साइंटिफिक भी है, इसलिए क्योंकि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा ये हुआ है। हमने पिछले वीडियो में हाइपोथेसिस में इन डिटेल डिस्कस किया है। इवन जेफरीज एक्सेप्टेड इन गुटेनबर्ग दैट हिज modified version of tidal hypothesis needed substantial modification and in some place was completely wrong। तो जेफरीज ने क्या कहा है, कुछ जगह पे ये रॉन्ग है, उसके लिए इसका मॉडिफिकेशन जरूरी है। अकॉर्डिंग टू वी
live in the universe, क्या कहा है इन्होंने, द यूनिवर्स इज इंफिनाइट इन स्पेस एंड टाइम, द स्टार आर सो डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर दैट सच ए क्लोज एनकाउंटर बिटवीन देम इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी। तो यूनिवर्स जो है, स्पेस जो है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे जो स्टार के बारे में उन्होंने कहा है, इसके अंदर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पास आने की वजह से जो अट्रैक्शन होना एंड टाइडल फोर्स बढ़ जाना, पुल अट्रैक्शन होना, तो ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेस है एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। NN Pariskai has proved on the basis of mathematical calculation that tidal hypothesis failed to explain the real distance between the sun and the planet in our solar system। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कैलकुलेशन के द्वारा ये प्रूफ किया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा, कि टाइडल हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। क्या नहीं कर पाया है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, जो डिस्टेंस है वो टाइडल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का मेनली हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट के द्वारा बना है, बट यहाँ पे जो सन है, प्रिमिटिव सन है, वहां पे है लाइटर एटॉमिक वेट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ से ये प्लैनेट बनना पॉसिबल नहीं है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट, बड़ा जो प्लैनेट है वो कूल होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से वहां पे सैटेलाइट ज्यादा होता है। छोटा जो प्लैनेट है उसको कूल, मतलब छोटा जो प्लैनेट है वो बहुत जल्दी कूल हो जाता है, तो यहाँ पे सैटेलाइट नहीं होता है। तो ये व्यू भी नहीं माना गया है। इफ वी एक्सेप्ट द व्यू दैट सैटेलाइट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द टाइडल इफेक्ट exerted by the primitive sun, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो व्हाई नॉट सैटेलाइट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम मरकरी एंड वेनस, मरकरी एंड वेनस का सैटेलाइट क्यों नहीं है, ठीक है। दो दिस प्लैनेट वे नियरेस्ट टू द सन, सन के बहुत करीब है ये, अगर ऐसे ही सैटेलाइट होता कि प्रिमिटिव सन के टाइडल इफेक्ट की वजह से, प्रिमिटिव सन से ये बना है, अगर ऐसा होता तो इसके बहुत पास है ये वेनस एंड मरकरी, तो इसका सैटेलाइट क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा था, जो शॉर्ट टाइम वाला जो थॉट उन्होंने दिया था कि शॉर्ट टाइम में कूल हो जाता है तो इसकी वजह से सैटेलाइट नहीं है, तो ये ज्यादा नहीं माना गया है। जेम्स जीन्स कुड नॉट एलाबोरेट द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ मैटर इजेक्टेड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन। तो इन्होंने जो प्रोसेस है एंड जो मैटर है जो इजेक्ट हो रहा है सन से, कैसे ये मैकेनिज्म हो रहा है, कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। तो ये है पूरा टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड कॉलिशन हाइपोथेसिस बाय जेफरीज। तो टाइडल हाइपोथेसिस में क्या क्या कहा गया था हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इसके फेवर में क्या क्या कहा गया है वो हमने आज डिस्कस किया, एंड जेफरीज ने कैसे इसको मॉडिफाई किया है, 3 स्टार के बारे में कहा है जेफरीज ने, एंड लास्टली ये क्रिटिसाइज हुआ है कैसे, बहुत सारी चीज में ये क्रिटिसाइज हुआ है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये भी यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। एंड जो पास आने की वजह से जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से मैटर निकलता है प्रिमिटिव सन से, जो कहा है उन्होंने, वो भी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी वजह से। एंड प्लैनेट जो है बना है हाई एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट से, बट जो जिस सन से प्लैनेट बना है जेम्स जीन्स ने कहा था वो मेनली लाइटर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट से बना है, तो ये भी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। एंड सैटेलाइट फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने जो कहा था वो भी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। पिछले वीडियो एंड आज का वीडियो मिला के है पूरा टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड जेफरीज का हमने डिस्कस किया है। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।